स्वागत है। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। ये BCA सेकेंड सेम में प्रैक्टिकल में है। इसमें बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उन्हें बेसिक्स नहीं आती। तो आज हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हम लोगों ने टर्बो सी इंस्टॉल कर रखा है। तो इसकी फ़ाइल कहाँ मिलेगी? तो हम लोग इधर सिंपली सर्च करेंगे टर्बो C++, और जो फर्स्ट लिंक आएगी ये वाली, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को इधर डाउनलोड्स दिखेगा, यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये लिखा आ गया डाउनलोडिंग। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है डाउनलोड करके, तो मुझे ज़रूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। ये डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही, उसके बाद इसे अनजिप करें और इंस्टॉल करें। और अगर ये किसी के उसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो इसका एक अल्टरनेटिव आता है, अकी टर्बो C++, जिसका पीसी लो एंड पीसी है, उसमें उतना सपोर्ट नहीं है, तो वो ये डाउनलोड कर सकता है टर्बो C7। तो टर्बो C7 सिंपली आपको इधर डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए और वो डाउनलोड हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये भी टर्बो C7 अकी का जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब ये दोनों कैसे फॉर्मेट में है? जिप फॉर्मेट में। अभी इसको किसी को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले तो उसे विनरार इंस्टॉल करना पड़ेगा, विनरार। तो उसके लिए भी क्या करना है, आपको विनरार डाउनलोड कर लेना है। आपका कौन सा वर्जन है वो सिलेक्ट करके, अभी मेरा जैसे 64 वर्जन है, x64 है। विंडोज़ जो है मेरा वो x64 है, तो मैंने ऊपर वाला डाउनलोड विनरार क्लिक कर दिया। पर अगर आपका 32 बिट है तो नीचे 32 बिट पे आप क्लिक कर सकते हो। तो इधर डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड विनरार, ऐसे क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये इसको रन करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर एक बार ये भी इंस्टॉल हो गया आपका, ये विनरार। उसके बाद क्या करना है, इसको क्या करना है आपको, इसको आपको खोल लेना है। ये खोला और फिर इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसे, जिप को। तो ये मेरे सामने ये फोल्डर बन गया और मैं इसे खोल लूँगा तो ये सेटअप आ गया, और इसको सेटअप को सिंपली रन कर देना है। सेम वे हम लोग इसके लिए भी कर लेंगे, जिसका C7 है, टर्बो C7 लो एंड। तो इसको क्या करना है, सिर्फ ये सेटअप पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट टू ए स्पेसिफिक फोल्डर करना है। और मैं जैसे इसको भी डेस्कटॉप पे कर लूँगा, कर दिया और सबको मिनिमाइज कर दिया, ये आ गया मेरा सेटअप। ठीक है, तो इनको इंस्टॉल कर लेना है, ये वाले सेटअप को, नहीं तो ये वाले को। दोनों ऑप्शन है, दोनों की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं फ़िलहाल के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा इंस्टॉल्ड टर्बो C++। तो हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। ये पीछे बैकग्राउंड में ये आता ही है, C++ का सपोर्टिव लिंक रहती है ये। तो ये हम लोग का फर्स्ट इंटरफेस है जो सामने दिखेगा। हम लोग इधर स्टार्ट टर्बो C++ क्लिक कर देंगे। ये स्टार्ट क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। तो आपको क्या करना है, एडिट करने के लिए, कोई भी फाइल लिखने के लिए, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू क्लिक करना है। तो ये आ गया। अब बेसिक एक चीज़ बताता हूँ, इसको अगर ये फुल स्क्रीन पे लाना है, इतना खाली है, तो या तो ये एरो दबाओ, ये राइट साइड में है, ये एरो पे क्लिक करो, या तो फिर आपके कीबोर्ड पे F5 लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देना। तो ये फुल स्क्रीन मोड पे आ जाता है। इसके बाद
सी में फॉर्मेट होता है। तो सी का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आता है हेडर फाइल, हेडर फाइल। फिर उसके बाद आपका जो प्रोग्राम टाइप रहता है, जैसे वॉइड मेन वो सब, तो PROGRAM फंक्शन बोलते हैं हम लोग। प्रोग्राम फंक्शन क्या है? फिर उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी, बॉडी या फिर मेन कोड बोलते हैं हम लोग। ओके, और फिर एंड कर देते हैं लास्ट में। तो ये बेसिकली ये 3 फॉर्मेट है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, हेडर डालते हैं। ये डबल स्लैश मैंने इधर यूज़ किया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ये होता है किसी भी सी प्रोग्राम में कमेंट देने के लिए। ये जो डबल स्लैश है वो कमेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब उसे वो जो कंपाइलर है, सी में कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर जो है उसे कमेंट पढ़ेगा और उसे कोई वैलिडिटी नहीं देगा। ये सिर्फ प्रोग्रामर के समझने के लिए होता है। तो हेडर हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे। तो हेडर क्या होता है? हेडर में जैसे देता हूँ सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये मैंने क्या किया, stdio.h करके एक हमारे पास फाइल है stdio.h, जो हमारे सिस्टम में पहले से ही सेव्ड है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस है जैसे प्रिंट एफ। तो ये जो फंक्शंस है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब stdio के अंदर सेव्ड है। तो वो यूज़ करने के लिए हमें ये फाइल को कॉल करना पड़ता है ताकि वो फंक्शंस हमारे लिए अवेलेबल हो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब मैं इसके बाद एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करूँगा, कोनियो डॉट एच। कोनियो में हम लोग जो 2 मेन फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो CLR और SCR, CLR SCR और गेट CH। CLR SCR क्या करता है, जो प्रीवियस एग्जीक्यूशंस हुए थे हमारे कंप्यूटर पे, जो भी एग्जीक्यूशंस हुए थे ये टर्मिनल के थ्रू, वो इरेज कर देता है। और जो न्यू हम लोग अभी लेटेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं बाय कोड, वो दिखाता है। ओके। और गेट CH क्या करता है, ये स्क्रीन को लास्ट में होल्ड करता है जब तक यूज़र एंटर या फिर कोई भी की प्रेस ना करे। अभी हम देखते हैं, उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये हम लोगों ने हेडर इंक्लूड कर दिए। फिर मैंने बोला था प्रोग्राम फंक्शन। तो प्रोग्राम फंक्शन हम लोग जैसे देंगे वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या है? वॉइड मतलब होता है, वॉइड इंग्लिश में मतलब होता है उसका कि खाली है। तो वॉइड मेन से क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट ज़ीरो रहेगा। ओके, वो कुछ आउटपुट नहीं देगा। जैसे ही हमारा कोड पूरा रन होएगा तो इंटरप्ट कुछ नहीं देगा, आउटपुट कुछ नहीं देगा। यहीं पे बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं INT मेन। बट अगर हमारा कोड कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है तो वो एरर दिखा सकता है INT मेन अगर हम लोग इनिशियलाइज करें तो फिर लास्ट में हमें क्या एक लाइन लिखनी पड़ती है, रिटर्न ज़ीरो। अगर किसी ने सी किया रहेगा तो फिर उसको समझेगा, नहीं तो मैं अभी एक प्रोग्राम के थ्रू उसको समझाता हूँ। तो वॉइड मेन, सबसे पहले हम लोग ये ले लेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे हमारा कोड, जो कि बॉडी भी बोलते हैं हम। ओके, बॉडी। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, बॉडी में हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, ये ऐसे लेंगे और इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे। मैंने क्या बोला था, CLR SCR यूज़ करते हैं हम स्क्रीन क्लियर करने के लिए। क्लियर स्क्रीन उसका फुल फॉर्म ही है। उसके बाद अभी हम लोग सबसे पहले तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ करके एक फंक्शन है, प्रिंट एफ, जो stdio के अंदर आता है। अगर किसी ने C++ किया रहेगा तो एक हेडर फाइल होती है, हैश
इंक्लूड iostream डॉट एच। ये जो iostream है, जो iostream डॉट एच है, इसके अंदर आता है हमारा सी आउट। तो अगर किसी ने सी प्लस प्लस किया रहेगा तो वो फेमिलियर होएगा सी आउट से, बट इधर एस टी डी आई ओ में ये प्रिंट एफ यूज़ होता है फॉर प्रिंटिंग। तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। और हम लोग ने क्या बोला था, गेट सी एच टू होल्ड दी स्क्रीन। ये लिखा हम लोगों ने, ये बेसिक प्रोग्राम है हमारा, एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो सेव भी हम लोग इधर ऐसे करके डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो F2 दबा के। तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट डॉट, डॉट वॉट देने की ज़रूरत ही नहीं, फर्स्ट ही सीधा दे दो। एंड देन हम लोग इसको कर लेंगे कंपाइल। हो गया सक्सेस, प्रेस एनी की क्लिक कर दिया मैंने, रन उस पर क्लिक कर दिया, ये हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैंने बोला था गेट सी एच, अब मैं गेट सी एच के आगे 2 स्लैश डाल देता हूँ। तो ये क्या हो गया, कमेंट, मतलब गेट सी एच नहीं लिखा। अब वापस हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल, और फिर कर लेंगे हम रन। पर हमें कुछ आउटपुट दिखा नहीं। अब आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडोज़ आउटपुट पे क्लिक करेंगे, तो दिखा अभी हेलो वर्ल्ड। यही वो एग्जीक्यूशन के टाइम देखना है तो गेट सी एच को अलाउ कर दो या फिर लिख दो। तो रन करेंगे डायरेक्ट तो हमें हेलो वर्ल्ड दिखेगा। इतना समझा। मैंने बोला था अभी वॉइड मेन, जो वॉइड मेन लिखा हुआ है हमने इधर, इसकी जगह अगर हम लोग int लिखे तो हमें इधर एक एक्स्ट्रा फाइल, एक्स्ट्रा वो लिखना पड़ता है कि RETURN 0, क्योंकि इधर से कुछ आउटपुट नहीं आ रहा हमारा कोड से बाहर। तो हम लोग इसको वापस क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, क्योंकि अभी चेंजेस किए हैं हमने। और एक बात, कुछ टाइम बाद माउस वर्क करना बंद कर देता है, वो क्लिक रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो अगर जैसे आपको ये फाइल पे क्लिक भी करना है तो आप ऑल्ट दबाओ और F दबाओ और एरो की यूज़ करके आप उसे एक्सेस करो। अभी इधर NO नो है तो N हाईलाइटेड है इधर, तो हम लोग को क्या प्रेस करना है, N। सेम वे अगर मुझे कंपाइल करना है तो ऑल्ट C पे कंपाइल पे गए तो इधर एक शॉर्टकट दिया हुआ है ऑल्ट F9, ऑल्ट F9 दबाओगे तो कंपाइल होगा। तो मैं कंपाइल कर लेता हूँ। वार्निंग आई अनरीचेबल कोड, तो वार्निंग को इग्नोर कर सकते हो, ओके। एंड देन मेरे को अगर रन पे जाना है तो ऑल्ट R, रन का भी एक वो है कंट्रोल F9, मैं इधर रन कर दूंगा, रन हो गया ये। अब मुझे आउटपुट देखना है तो ऑल्ट F5 दबा सकते हो आप आउटपुट के लिए, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम लोग इसको अगर इधर लिखते हैं एंड देन रन करते हैं कंट्रोल F9, तो ये ऐसा आता है। पिछली टाइम उसने आउटपुट नहीं दिखाया था क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न ज़ीरो ऊपर लिखा था। रिटर्न ज़ीरो कभी भी लास्ट में लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो अभी मैं इसको वापस वॉइड कर देता हूँ और ये रिटर्न ज़ीरो हटा देता हूँ। तो ये था बेसिक प्रिंटिंग का प्रोग्राम। अब हम लोग देखेंगे कि स्कैनफ कैसे यूज़ करते हैं। स्कैनफ यूज़ होता है हमारा इनपुट के लिए, कोई भी डेटा इनपुट लेना है तो उसके पहले मैं आपको 3 डेटा टाइप बताऊंगा। बेसिक 3 डेटा टाइप जो है हमारे, एक है इंटीजर, एक है फ्लोट और एक है हमारा डबल। ये 3 डेटा टाइप है जो वैल्यूज़ के लिए है, जो सिर्फ वैल्यू के लिए है और मोस्टली यूज्ड है।
इसके बाद जो ज़्यादा यूज़ होता है वो कैरेक्टर है, CHAR, और जो बहुत कम यूज़ होता है वो स्ट्रिंग का होता है, STR। बट वो C++ में ही यूज़ करते हैं मोस्टली, हम लोग इधर कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये जो 4 है वो याद रखो। INT क्या होता है? INT डेटा टाइप में हम लोग का होता है, जो डिजिट्स अलॉट होते हैं वो होते हैं इसमें 2, जो थेरोटिकल है इसमें होते हैं 4 विद डेसिमल, इसमें होते हैं 8 विद डेसिमल, और कैरेक्टर होता है सिर्फ 1 वर्ड, 1 वर्ड भी नहीं, 1 लेटर होता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो सेम वे अभी हम लोग एक कोड लिख लेंगे जिसमें हम लोग यूज़र की एज पूछेंगे। तो हम लोग इधर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारा एक ऐसा एलोकेशन के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए एक स्पेस क्रिएट कर देता है। जैसे कोई अपार्टमेंट में कोई रूम खाली है तो हम लोग उसे रेंट पे देते हैं। सेम वे ये एज जो है वो रेंट पे दी हुई मेमोरी है, जो हम लोग एज के नाम से बोल रहे हैं, या फिर ए के नाम से बोलते हैं, या फिर बी के नाम से बोलते हैं। तो ये जो वेरिएबल होता है ये क्या करता है, जब वो प्रोग्राम रन होता है तब वो मेमोरी एक्सेस, जो मेमोरी एक्सेस है वो उसको दे देता है। जैसे मैंने एज डाल दी 12, तो वो 12 जो है वो एज में स्टोर होगा, और उसको जब जब यूज़ होना वो यूज़ हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम एंड होएगा वो इरेज हो जाएगा या फिर कैचे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी सिंपली आप इसको ये याद रखो कि वेरिएबल वो होता है जहाँ पे अपना जो डेटा है वो स्टोर होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो अब मैं इधर प्रिंटफ में ये चेंजेस कर दूंगा, एंटर योर एज। ठीक है, अब मुझे एज को इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ यूज़ करेंगे, स्कैन एफ, और इधर हम लोग डबल कोट्स में देंगे परसेंटाइल डी कॉमा एंड परसेंट एज। अब मैं समझाता हूँ ये मैंने क्या लिखा है। परसेंटाइल डी जो लिखा है मैंने, ये डी रिप्रेजेंट करता है कि ये इंटीजर है, ये डी रिप्रेजेंट करता है इंटीजर है। सेम वे फ्लोट के लिए, फ्लोट के लिए हम लोग देते हैं परसेंटाइल एफ, और कैरेक्टर के लिए देते हैं हम लोग परसेंटाइल सी। ठीक है, तो मैंने परसेंटाइल डी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करूँ, प्रिंट है प्रिंट है योर एज इज, और इसके बाद वो प्रिंट करे उसकी एज। पर कहाँ वो प्रिंट करेगा एज, उसको पता ही नहीं। तो हम लोग इधर क्या कर देंगे, सेम परसेंटाइल डी यूज़ करेंगे। पर इधर पे आप देखोगे n% यूज़ नहीं किया मैंने, जो इधर पे है उधर n% यूज़ नहीं किया है, पर यहाँ पे किया है क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट लेना है, यहाँ पे हमें इनपुट नहीं लेना है। ठीक है, इधर सेमीकोलन है, सब स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन देना है। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा एंटर योर एज वाली लाइन। ओके, फिर उसके बाद वो स्कैनर से वेट करेगा इनपुट के कुछ डेटा का। तो वो जो भी डेटा इनपुट करेगा, जैसे 32, 12, कोई भी इनपुट करेगा, कोई भी एक वैल्यू, वो एज में सेव हो जाएगा एज एन इंटीजर। परसेंट डी बताता है वो इंटीजर है। फिर वो क्या करेगा,
प्रिंट एफ में जाएगा, ये पहले प्रिंट करेगा और वो परसेंट डी की जगह उसने क्या बोला है वेरिएबल, तो ए जी ई एज का जो वैल्यू है वो इधर वो प्रिंट कर देगा और गेट सी एच पे डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो हम लोग इसको सबसे पहले तो सेव करते हैं F2 दबा के। सेव हो गया। कंट्रोल F9 ऑल्ट F9 दबाएंगे हम लोग पहले, कंपाइल सक्सेसफुल। फिर हम लोग कंट्रोल F9 दबाएंगे रन करने के लिए, रन। अब मैं एज देता हूँ जैसे 20 और एंटर, तो योर एज इज 20। ओके, आपने सेव कर रखा है तो एन दबाइए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा एक बेसिक सा प्रोग्राम। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा लूप्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, और जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है वो सब भी देख लेंगे। तो अभी सबसे पहले तो एज देखिए, अगर हमें परसेंट निकालना है किसी का, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग वही लिखते हैं, परसेंट कैसे निकालें हम किसी भी चीज़ का। जैसे हमें कोई वैल्यू का परसेंट निकालना है आउट ऑफ, तो हम लोग को दो वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेगी, सिंपल सी। हम लोग देंगे एंटर मार्क्स, फिर स्पेस आउट ऑफ, और फिर ये। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले मार्क्स डालो जितना उसने ऑब्टेन किया है, और फिर टोटल मार्क्स डालो कितने में से था। मतलब जैसे मुझे मिला है 112 आउट ऑफ 150, तो पहले 112 लिखो, स्पेस दो और 150 लिखो, मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं दो इंटीजर ले लूँगा। इंटीजर क्या लूँगा, ऑब्टेन मार्क्स कॉमा आउट ऑफ। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर ही रहेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स कभी पॉइंट में नहीं रहता, उसको हम लोग पूरा राउंड फिगर में लेते हैं। पर जो हमारा परसेंट रहता है वो डेसिमल में रह सकता है, तो हम लोग क्या लेंगे, फ्लोट पी आर, परसेंटेज के लिए, उसको सेमीकोलन दे दिया। अब ये तो इंटीजर है, अभी हमें दो वैल्यू लेनी है, मैंने बोला स्पेस, तो अभी हम लोग सेम इधर क्या करेंगे, स्कैन एफ में आएंगे। स्कैन एफ में हम लोग क्या करेंगे, इधर परसेंट डी के बाद एक स्पेस दे देंगे, वापस परसेंट डी लिखेंगे, क्योंकि हमारे दो इंटीजर है, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड आउट ऑफ। तो अभी हमारे वेरिएबल क्या है, सबसे पहला है एम्परसेंट ऑब्टेन मार्क्स, फिर जो दूसरा वेरिएबल है वो कॉमा करके देना है हमें, एम्परसेंट आउट ऑफ। और एक बात, वेरिएबल्स क्रिएट करते वक्त वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ना स्पेशल कैरेक्टर से होगा, जैसे कि स्टार, हैश, एम्परसेंट, ये सब से कभी स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल या तो इससे स्टार्ट कर सकते हो ऐसे करके, या फिर सीधा लेटर्स से स्टार्ट कर सकते हो ये। अगर मैं इधर लिखूँ इग्नो ऐसे कैपिटल्स में, तो ये एक वेरिएबल है, और अगर मैं लिखूँ इग्नो तो ये दूसरा वेरिएबल है। इधर पे ये जो बड़ा वाला कैप्स में लिखा है वो डिफरेंट वेरिएबल है, और स्मॉल वाला डिफरेंट वेरिएबल है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो इसमें कैप्स वाले वेरिएबल्स अलग होते हैं, स्मॉल वाले अलग होते हैं। मतलब मैं अगर सेम चीज़ इधर लिखूँ, जैसे राज लिख दूँ RAJ, और इधर RAJ लिखूँ, तो ये दो अलग अलग है वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसमें ध्यान दो। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ टाइप 1 मेरे को लिखना है, तो टाइप 1 में अगर ऐसा लिखूँ तो ये एरर दे देगा, क्योंकि इधर स्पेस है। जैसे मैंने लिख दिया INT टाइप 1, तो ये जो टाइप 1 है वो INT टाइप को समझेगा, पर उसको ये समझ में नहीं आएगा कि 1 क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, ये नीचे से ऐसा उसमें बता देंगे, ताकि ये कनेक्टेड है। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन समझ गया होगा। अब हम लोग परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो
परसेंट इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटू 100 OB मार्क्स इंटू 100। इधर x की जगह स्टार मार्क यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइडेड बाय आउट ऑफ मार्क्स। तो ये आउट ऑफ लिख दिया और सेमीकोलन। अब हम क्या कर लेंगे, इसे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट है परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटाइल f। अब परसेंटाइल f क्यों मैंने यूज़ किया, और आगे परसेंट का साइन। परसेंटाइल f मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोगों ने परसेंट को जो है फ्लोट में ले रखा है। ओके, तो फ्लोट में ले रखा है, तो इधर हम लोग फ्लोट का क्या है PER। तो ये जैसा कि वो परसेंट में है इसके लिए इधर मैं दे दूंगा सेमीकोलन, और मैं इसको वो करके देखता हूँ कंपाइल, सक्सेसफुली कंपाइल, और कंट्रोल F9 दबाऊंगा तो एंटर मार्क्स स्पेस आउट ऑफ। जैसा कि मैंने बोला था 112 सैंपल दे देंगे और 150 आउट ऑफ 150, और मैं एंटर दबाता हूँ। परसेंटेज 74%। ओके, तो ये बेसिक हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करके बनाया है। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा। सेम वे एडिशन सब्सट्रैक्शन भी होता है। ये एकदम बेसिक था। इसके बाद हम लोग एक देखेंगे इफ़ कंडीशन का, इफ़ एल्स और एल्स। ये इफ़ के अंडर ही आते हैं। तो हम लोग देख लेंगे एक प्रोग्राम जिसमें ये तीनों कवर हो जाते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। कुछ भी अगर डाउट हो या फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जल्दी से जल्दी उसे रिप्लाई कर दूँगा। हम लोग अभी वेरिएबल भी हम लोग हटा लेते हैं हमारे ये, और हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे टू फाइंड द ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर्स। मतलब दो नंबर इनपुट लेंगे या और वो चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, और सेम में उसको एक्सटेंड करते हुए तीन नंबर्स का भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो दो नंबर्स के लिए लेता हूँ A, B। ये हमारे दो नंबर है, रैंडम नंबर्स लेना। नहीं तो num1 num2 लेते हैं। मोस्टली जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके लिए हम लोग बोलते हैं num1 num2। तो हम लोग वही कर लेते हैं num1 num2, और हम लोग इधर दे देंगे एंटर टू नंबर्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं विथ स्पेस। ये लिखना इसलिए अच्छा है ताकि यूज़र को समझ में आए कि वो उसको कैसे इनपुट देना, फॉर्मेट क्या है। और हम लोग सेम वे स्कैन है, इसमें लिख लेंगे हम लोग %d स्पेस %d। ये कॉमा, सबसे पहले क्या स्टोर होएगा num1, हम लोग लिख लेते हैं num1 num2, और इसको कर देते हैं क्लोज सेमीकोलन। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, दोनों नंबर आ गए num1 num2। अब हमें बस उसको क्या करना है, चेक करना है। तो जो चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन कैसे होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन सिंबल यूज़ होता है, इसमें लेस देन सिंबल यूज़ होता है, इक्वल टू ये जो होता है वो असाइन ऑपरेटर होता है। कि मतलब A इक्वल टू B, इसका मतलब होता है B की जो वैल्यू है, B की जो वैल्यू है वो A में स्टोर होगी। ठीक है, पर अगर मैं लिख दूँ A डबल इक्वल टू B, ये क्या करता है, ये दोनों की वैल्यू चेक करता है A और B की वैल्यू सेम है कि नहीं। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करता है, num1 और num2 को कंपेयर करना है। तो हम लोग सिंपली एक लिख लेंगे इफ A इज़ ग्रेटर देन B। सबसे पहले अगर A B से बड़ा है तो 1 2 3 3 स्पेस दे दी। इससे क्या होता है, फॉर्मेट अच्छा रहता है, फॉर्मेट दिखने में अच्छा रहता है। और अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर हमारा प्रोग्राम देखेगा तो उसे
देखने में भी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे सिस्टमेटिकली स्पेस देके लिखे। इधर जैसे मैंने 3 स्पेस दिया, इसके बाद भी 3 स्पेस दिया, तो मैं इधर लिख लूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे कि ए की वैल्यू डालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, परसेंटाइल डी दे देता हूँ क्योंकि इंटीजर है। ए इज ग्रेटर देन परसेंटाइल डी। और वैसे हमारा ये num1 num2 है, तो मैंने जो वो दिया है उसको मैं चेंज कर दूंगा num2। ये जो मैंने इधर कंडीशन दी हुई है मैं उसे चेंज कर देता हूँ। ये ए नहीं आएगा, इधर आएगा num1, इधर आएगा num2। ठीक है, इधर सेमीकोलन नहीं डालना है इफ के बाद। ओके, हम लोगों ने ये अभी लिख लिया, ये प्रिंट स्टेटमेंट एंटर, इधर बैक स्पेस दबाएंगे और ये वापस कर्ली ब्रैकेट बंद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ स्टेटमेंट जो है हमारा कंडीशन चेकिंग के लिए, उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले वो चेक कर रहा है num1 की वैल्यू num2 से बड़ी है कि नहीं। अगर वो बड़ी है तो वो क्या करेगा, प्रिंट एफ करेगा। और इधर num1 की जो परसेंटाइल डी है, तो ये num1 है परसेंटाइल डी के टाइम, तो वो num1 की वैल्यू प्रिंट करेगा इज़ ग्रेटर देन, इधर परसेंटाइल डी है तो वो num2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, num1 की जो वैल्यू मैंने अगर दी सपोज 3, तो और इसकी दी 2, तो वो प्रिंट क्या करेगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। सेम वे हम लोग लिख लेंगे, अगर b मतलब num2 num1 से बड़ा हो तो else num2 is greater than num1 printf percentile d is greater than percentile d। ठीक है, और इधर मैं दे दूंगा num2 num1। इसका मतलब क्या हुआ, num2 इज ग्रेटर देन num1, एंटर बैक स्पेस और ये क्लोज। ठीक है, इसके बाद मैं दे दूंगा एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या, अगर num1 num2 से बड़ा नहीं है और num2 भी num1 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों इक्वल है। तो एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। प्रिंट एफ both the values are equal to परसेंटाइल डी। अब परसेंटाइल डी में आप कोई भी एक num1 या num2 रखो क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो मैं जैसे num1 लिख देता हूँ और मैं तीनों कंडीशन इधर बताऊँगा। तो हम लोगों ने एल्स स्टेटमेंट भी लिख लिया। सबसे पहले क्या चेक किया, num1 num2 से बड़ा है तो वो प्रिंट करेगा, num2 num1 से बड़ा है तो प्रिंट करेगा, एंड देन अगर दोनों इक्वल है तो वो इक्वल प्रिंट करेगा। सेम वे अभी हम लोग F2 दबा के सेव कर लेंगे, ऑल्ट F9 दबा के कंपाइल कर लेंगे और कंट्रोल F9 दबा के हम लोग इसे रन कर लेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले एरर मिल गया विथ एच, WITH, जो हमारी स्पेलिंग है वो मिस्टेक हुई है, पर कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे num1 इज़ ग्रेटर देन num2, तो इधर मैं दे दूँगा 5,3, मतलब 5 स्पेस 3 और एंटर, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3। और हम लोग इधर विथ की स्पेलिंग करेक्ट कर दिए, F2 दबाया, सेव हो गया, वापस कंपाइल रन। अब हम लोग देख लेंगे num2 इज़ ग्रेटर देन num1, तो इधर मैं दे दूंगा 4 स्पेस 8, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी बराबर रन हो रहा है। और फिर वापस हम लोग रन करते हैं और दोनों इक्वल देते हैं, 4,4, तो बोथ दी वैल्यूज़ आर इक्वल टू
4। ये देख लिया हमने। अब हम लोगों ने देखा 2 नंबर का, तो हम देखेंगे 3 नंबर का। तो 3 नंबर के लिए क्या करना है, अभी हम लोग इधर लिख देंगे num3 कॉमा num3, और इधर लिख देंगे 2 की जगह 3, और इधर एक और स्पेस देखिए %d, इधर पे %d, और इधर num3 भी डाल देंगे इनपुट में, num3 और इसके आगे %। ठीक है, तो हमारे 3 वैल्यू इनपुट हो गए। अब इसमें एक और कंडीशन होती है, मतलब अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, और एक तरीका होता है जिससे आपको मिलेगा, पर वो इससे अच्छा ये है। देखो हम लोग इधर आते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो इफ़ num1 is greater than num2 और num1 is greater than num3, इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा नंबर 1 जो है, फर्स्ट जो इनपुट है, वो या तो 2 से ग्रेटर होगा या तो 3 से। ये जो है ऑपरेटर जो है हमारा, अगर किसी ने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे तो, और ऑपरेटर इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, 2 कंडीशन रहती है, तो इधर जैसे 2 ही है, ज़्यादा भी हो सकती है पर मिनिमम 2 होती है। इधर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि हमारा num1 और num2 इन दोनों का कंपैरिजन है, num1 num2 से बड़ा है क्या, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, num1 num3 से बड़ा है कि नहीं। तो ये 2 कंडीशन है। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू रही तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग एंड ऑपरेटर की बात करें, वैसे और ऑपरेटर जो है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम लोग अगर एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड में हम लोग यूज़ करते हैं %, 2 बार। तो इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग ने इधर और ऑपरेटर यूज़ किया है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा। और मैं इधर ये भी कर देता हूँ एंड %d num3 कॉमा num3। इससे ये क्या होगा कि वो बताएगा कि num1 num2 और num3 से बड़ा है, प्रिंट करेगा ये। सेम वे हम लोग सेकेंड कंडीशन को इधर लिख देंगे, num2 इज़ ग्रेटर देन num1, और इसके आगे एडिट कर देंगे, और num2 इज़ ग्रेटर देन num3। ठीक है, तो इधर लिख देंगे एंड %d कॉमा num3। तो इधर क्या प्रिंट करेगा ये, num2 इज़ ग्रेटर देन num1 एंड num3। अब सेम वे हम लोग 3 के लिए भी करेंगे और इक्वल के लिए भी करेंगे। अगर तीनों इक्वल हुए तो, और या फिर नंबर 3 बड़ा हुआ तो इधर मैं वापस एल्स इफ यूज़ करूँगा, एल्स इफ num3 इज़ ग्रेटर देन num1 और num3 इज़ ग्रेटर देन num2, और इधर मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट एफ %d इज़ ग्रेटर देन %d एंड %d। और इधर मैं दे दूँगा सबसे पहले num
3, क्योंकि num3 ग्रेटर है वो इधर प्रिंट हो जाएगा। तो num3 इज ग्रेटर देन num1 कॉमा num2। ठीक है, और इसको बंद कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशन तीसरा भी, कि अगर थर्ड वाला ग्रेटर है और अगर तीनों इक्वल टू है तो मैं इधर लिख देता हूँ, और दी वैल्यूज आर इक्वल टू ये। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होता, num1 भी किसी से ग्रेटर नहीं है, num2 भी किसी से बड़ा नहीं है, num3 भी किसी से बड़ा नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, वो तीनों इक्वल हो गए। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे, F2 दबा देंगे, फिर उसके बाद Alt F9 दबाएंगे, हो गया बराबर कंपाइल। अब कंट्रोल F9 दबाएंगे, तो 3 नंबर डालने हैं, मैं जैसे डालता हूँ 2 5 3, तो अब क्या आएगा, 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3। नो, अगर मैं तीनों को इक्वल डालूँ, कंट्रोल F9 दबाया, 3, 3, 3, ऑल दी वैल्यूज आर इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक प्रोग्राम। हाँ, अभी हम लोग यूज़ करेंगे, इफ स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग लूप्स को देखेंगे, लूपिंग सिस्टम। तो हमारे जो बेसिक लूप्स होते हैं, तो 3 टाइप के लूप होते हैं इसमें। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, और एक होता है डू वाइल लूप। तो सबसे ज़्यादा हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो फॉर लूप ही पहले देखते हैं। तो मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ उसके लिए। तो ऑल्ट है, ऑल्ट है, और मैं एक न्यू पे चले जाऊँगा, क्रिएट कर लिया। ओके, और F5 दबा दिया तो वो ओवरराइट हो गया। तो हम लोग क्या कर लेंगे, बेसिकली शिफ्ट करके हैश इंक्लूड stdio.h, जो हमारी कॉमन हेडर फाइल है वही यूज़ होती है, इंक्लूड conio.h। हम लोगों ने हमारी हेडर फाइल्स कर ली। अब हम लोग कर लेंगे void main, और सेम वे clr str स्क्रीन क्लियर करने के लिए। और हम लोग अभी यूज़ करेंगे फॉर लूप। तो हम लोग पहले फॉर लूप का सिंटेक्स देख लेंगे कि वो होता कैसा सिंटेक्स। तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर, ये हमारा कीवर्ड है। फॉर के बाद हम लोग देते हैं इधर वेरिएबल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फिर उसके बाद देते हैं सेमी कोलन, फिर हम लोग देते हैं इधर कंडीशन, कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल, और ये होता है हमारा ब्रैकेट कंप्लीट। और इधर आती है हमारी बॉडी, और यहाँ होता है बॉडी एंड। तो ये हमारा बेसिक फॉर का जो सिंटेक्स है वो है। तो सेम वे अभी हम लोग फॉर यूज़ करेंगे, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसको ये एडिट करके मैं बताऊंगा। तो हम लोग अभी फॉर यूज़ करेंगे टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर्स मतलब क्या, 1 2 3 4 टिल 10। तो हम लोगों ने क्या बोला, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो या तो हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, आई एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल में ही हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू 0। पर अगर हम लोगों ने पहले ही किया है, जैसे मैंने ऊपर पहले ही इधर वो किया था वेरिएबल इनिशियलाइज, तो हम लोग सीधा आई इक्वल टू 0 लिख देंगे। कंडीशन लिखेंगे, हमें कितना चाहिए, 10 तक चाहिए। तो आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो सबसे पहले आई क्या है, 0 है, पर हमें स्टार्ट किससे करना है, 1 से। तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे, 1, आई इज इक्वल टू 1। अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो सबसे पहले क्या है वो आई 1 है, हमें 10 तक जाना है,
तो हमें क्या करना है, आई को बढ़ाते जाना है ना, तो आई प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस मतलब क्या, हर बार एक बार एग्जीक्यूट हो गया, जैसे फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 1, फिर जैसे वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये क्या कैसे होता है, प्लस प्लस से। अगर मैं इधर सेम में माइनस माइनस कर दूँ तो वो क्या होगा, हर एक एग्जीक्यूशन के बाद फॉर लूप का हर एक लूप होने के बाद उसकी एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी। पर हमें इधर क्या करना है, इंक्रीमेंट, तो इधर प्लस प्लस दे देते हैं। फिर उसके बाद बॉडी, बॉडी में क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देंगे हम आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है, हमारी इंटीजर है, तो हम लोग लिख देंगे %d। ठीक है, और हमें दूसरा जो एग्जीक्यूशन होगा, दूसरा लूप होगा, उसको हम लोग किस में लेंगे, नेक्स्ट लाइन पे। तो /n हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, दूसरा लाइन पे चले जाए। जैसे अभी ये कर्सर है, अगर ये हमारा एग्जीक्यूशन पे कर्सर आता है, ब्लैक ब्लैक कलर, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन पे वाइट कलर का ऐसा कर्सर आता है, और जैसे हम लोगों ने प्रिंट करवाया था टेस्ट, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन समझो, ये जो है ना, इसके नीचे जो हो रहा है ये टेस्ट है ना, ये एग्जीक्यूशन वाली स्क्रीन समझो। जैसे मैंने प्रिंट कराया था टेस्ट, और मुझे टेस्ट 1 करके एक है, उसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, और मैंने /n दे दिया, जैसे इधर /n दिया है, तो वो क्या करेगा, ये कर्सर को नीचे लेके आ जाएगा। /n क्या करता है, ये जो कर्सर है हमारा उसे नीचे लेके आता है और फिर प्रिंट करता है। जैसे अभी हमारा ये जो एग्जीक्यूशन होगा, तो पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो वो क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा, और /n देखेगा तो वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर /n देखेगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा, फिर 3 करेगा। तो /n का काम ये है। अगर मैं इधर /t दे देता, ये इधर पे, अगर मैं /t दे देता यहाँ पे, अगर मैं /t देता तो ये क्या करता, 1 के बाद है ना 5 स्पेस देगा, 1 2 3 4 5, और फिर इधर 2 प्रिंट करता, फिर 1 2 3 4 5, फिर इधर 3 प्रिंट करता। समझिए, तो इस तरीके से हम लोग /n/t यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैंने दे दिया /n, मुझे न्यू लाइन पे प्रिंट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट cx। अब क्या करेंगे, इसे सबसे पहले सेव करेंगे टू, ओके, एंड वापस हम लोग इसको पहले कंपाइल कर लेंगे, Alt F9। एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स, ओके। हम लोगों ने इधर वैल्यू ही नहीं दी %d की, तो वो हो गई हमारी, जो प्रिंट करनी है वो आई प्रिंट करनी है हमें, इसको ब्रैकेट कंप्लीट और सेमीकोलन, ठीक है। तो एरर डिबगिंग भी आनी चाहिए, आप जब जब कोड लिखोगे, जितना आप एरर करोगे उतना सीखोगे। पर जो मेन प्रेजेंटेशन टाइम होता है वो एग्ज़ाम का टाइम होता है, तब कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने लिख लिया %d में क्या आएगा, आई की वैल्यू आएगी, ओके। और अभी हम लोग F2 दबा के इसको सेव कर लिया, Alt F9 दबाया हमने, सक्सेसफुल कंपाइलेशन, कंट्रोल F9, रन, रन हुआ, डायरेक्ट 1 to 10 आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो, मैं बोलता हूँ कि मेरे को इधर INT नहीं डिक्लेयर करना है, मैं जैसे भूल गया बीच प्रोग्राम में, मुझे इधर देना है। मैं क्या करूँगा, INT स्पेस, ओके। फिर इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल, कंट्रोल F9, फिर भी रन होता है, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे को 1 to 10 नहीं प्रिंट करना, मुझे प्रिंट करना है n नंबर्स तक। मतलब मैं यूज़र से मांगूंगा नंबर, कितने नंबर चाहिए उसे, कब तक प्रिंट करना है। जैसे मैं, यूज़र चाहता है कि 150 तक नंबर्स प्रिंट करो, तो मैं इधर क्या कर दूँगा, n कर दूँगा, और इधर यूज़र से पूछूंगा प्रिंट f एंटर नंबर्स टू प्रिंट, तो कितने नंबर चाहिए, स्कैन f, मैं ले लूँगा %d कॉमा m%n सेमीकोलन, और मैं इधर क्या करूँगा, /t यूज़ करूँगा, नहीं /n यूज़ करूँगा तो बहुत सारी लाइन होगी,
और हमें सब नंबर नहीं दिखेंगे, तो स्लैश टी यूज़ करूँगा तो मुझे एक ही स्क्रीन में सब दिख जाएगा। और मैं इसको F2 दबा के सेव कर लिया, ऑल्ट F9 कंपाइल। एक एरर आया, क्या एरर आया हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट मिसिंग, मतलब इसके ऊपर वाली लाइन में सेमीकोलन हमने नहीं दिया। ठीक है, सेव कर दिया, वाई कर दिया और कंट्रोल F9, एंटर नंबर्स टू प्रिंट। मैं चाहता हूँ कि 150 तक नंबर प्रिंट हो, तो मैंने एंटर कर दिया। तो ये देख रहे हो आप, 1 से लेके 150 नंबर्स आ गए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हो, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हो, मेरा यूज़र चाहता है कि यहाँ तक या फिर 100 तक, जहाँ तक भी सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हो, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर। वो ऑपरेटर होता है ये परसेंट वाला। ठीक है, परसेंट वाला जो है इसका मतलब होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, तो दो होता है, एक डिवाइड होता है और एक मॉड्यूलस होता है। डिवाइड क्या करता है, डिवाइड हमें देता है क्या, क्वोशिएंट। ओके, और मॉड्यूलस हमें क्या देता है, रिमाइंडर। तो मतलब अगर हमने 5 डिवाइड बाई 2 किया, ओके, अगर जैसे हम लोगों ने 5 डिवाइड बाई 2 किया, और तो हम लोग को क्या आता है, हाँ, जैसे नॉर्मल हम लोग डिवीजन करते हैं तो 5 डिवाइड बाई 2 होता है, हम लोग का रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, और क्वोशिएंट क्या आता है हमारा, क्वोशिएंट आता है हमारा समथिंग अराउंड 2, 2 टू ज़ा 4। ओके, तो 2 आता है। तो जो हमारा जो 2 आया है वो हम लोग का, जब हम लोग ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो क्या बताएगा, आउटपुट में 2। पर अगर हम लोग ये यूज़ करें तो 5 डिवाइड बाई 2 में वो क्या बताएगा, 1। ठीक है, अगर 4 डिवाइड बाई 2 रहेगा ना, तो ये क्या बताएगा, ये भी 2 ही बताएगा, पर जो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ काम आता है, ऑड इवन के उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेंगे इफ़ कंडीशन, और इधर हम क्या यूज़ करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो इधर हम लोग का नंबर क्या है, आई, आई आ रहा है ना एक एक करके, आई मॉड्यूलस 2, क्योंकि ऑड इवन कैसे पता चलता है, 2 से पता चलता है, इज डबल इक्वल टू 0। अगर उसका मॉड्यूलस 0 आ रहा है, जैसे 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो अगर उसका डबल इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट आई परसेंटाइल डी कॉमा आई, और हम लोग क्या कर लेंगे, इसको स्लैश टी दे देंगे ताकि कितना भी नंबर दे वो तो एक ही पेज में रहे। ओके, सेमीकोलन, और इसको बंद कर देंगे। अगर ऑड रहेगा तो क्या होएगा, कुछ नहीं होगा, वो नेक्स्ट उस पर चले जाएगा, आई नेक्स्ट हो जाएगा। अब हम इसे सेव करते हैं और इसको एक बार कंपाइल कर लेंगे। एक एरर आया, क्या एरर आया, प्रिंट एफ है, वापस सेव कर लिया, वाई एंड देन ऑल्ट F9, नो एरर्स, कंट्रोल F9। अब मैं देता हूँ 100 तक, मेरे को 100 तक चेक करना है कितने वो है। तो हम लोगों ने देख लिया 2 4 6 8, ये वो इवन के लिए। ठीक है, अगर सेम वे अगर हम लोग को ऑड में करना रहेगा, 2 से लेके 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक ये इवन आ गया। अगर हमें ऑड में करना रहता तो हम लोग इधर सिंपली क्या करते, 0 की जगह 1 डालते। मैंने F2 किया, ऑल्ट F9 दबाया, कंपाइल सक्सेसफुल, कंट्रोल F9, और मैं देता हूँ 100 तक। तो इधर 1 से लेके 99 ये ऑड प्रिंट होगा। ओके, एन, तो इस तरीके से हम लोग लूप करते हैं। ओके, अब हम इधर देखेंगे वाइल लूप। मैंने बोला था 3 तरीके के लूप होते हैं। तो अभी हम लोगों को प्रिंट करने नंबर 1 to 10, सेम पुराना वाला प्रोग्राम करेंगे, 1 to 10 प्रिंट करेंगे वापस, और इधर पर यूज़र से पूछेंगे कितना चाहिए। पर हमें
वाइल के टाइम पे जैसे हम लोगों ने फॉर में किया था, INT देखिए आई उधर ही इनिशियलाइज, ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें इधर ही इनिशियलाइज करना पड़ता और उसके पहले ही आई इक्वल टू 1 है करके आपको पहले ही उसको वैल्यू देनी पड़ती है और पहले ही उसको मतलब क्या बोलते हैं, राइट करना पड़ता है वेरिएबल को। तो हम लोग इधर क्या कर लेंगे, वाइल और फिर कंडीशन वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। और फिर इसका स्टेट बॉडी जो आएगा, हम लोगों ने क्या किया, पहले कीवर्ड यूज़ किया उसका जो क्या है वाइल है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक किया और इधर बॉडी है। तो सेम वे हम लोग इधर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ, हमें क्या प्रिंट करना है, आई, तो इधर परसेंटाइल डी कॉमा आई, और वापस हम लोग स्लैश टी दे देंगे यूज़र के ऊपर डिपेंडेंस के लिए। पर ये हम लोग इधर फॉर तक लिखते थे, पर अगर मेरा ये एग्जीक्यूट होता है तो हमेशा मेरा आई क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो हमें इधर एक अलग से स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, या तो आप लिख सकते हो आई प्लस प्लस जैसा हम लोग फॉर में लिखते थे, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, दोनों का मतलब सेम होता है। मैं इधर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखता हूँ और कमेंट में लिख भी देता हूँ कि हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो सेम चीज़ है, फॉर में हम लोग क्या तीनों एक साथ करते थे, आई इज इक्वल टू 1, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये जो देख रहे हो आप मेन, सेम चीज़ वाइल में भी करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया, अब इसे रन करते हैं। इधर मैंने 10 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया प्रिंट। सेम वे मैं जल्दी से डू वाइल भी बता देता हूँ। तो डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन, इधर ये जो वाइल है इसको बस इरेज करके डू लिखना है, और इधर वाइल की कंडीशन सेम रहती है। इधर हम लोग लिख देंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू n, ओके। और इधर पे सेमीकोलन देते हैं, सॉरी, इधर पे हम लोग क्या देते हैं, सेमीकोलन वाइल के आगे। ये सिर्फ एक जगह है डू वाइल में जहाँ वाइल के आगे सेमीकोलन दिया जाता है। इसको F2 किया, ऑल्ट F9 सक्सेसफुल, कंट्रोल F9, और इधर मैं दे दूंगा 10, तो हो गए फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट, ठीक है। तो हम लोगों ने लूप्स देख लिए, उसके बाद इफ स्टेटमेंट देख लिए, वेरिएबल्स देख लिया। अब हम लोग एक जल्दी से नज़र डालेंगे स्विच स्टेटमेंट पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो ये पूरा इरेज कर देता हूँ, scanfn। तो अब मुझे चाहिए कि मैंने डाला ऑप्शंस डाले, जैसे प्रिंट एफ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रिंट हेलो, ओके। मैं ऐसे ही रैंडम ऐसे कुछ भी बना रहा हूँ, आपको ये ज़्यादातर कैलसी क्रिएट करते हैं, कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं ना सी में, तब ये काम आता है स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है ये। सेकंड ऑप्शन देता हूँ मैं, जैसे प्रिंट वर्ल्ड, प्रिंट एफ 3 डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, एंटर योर चॉइस दे देता हूँ। एंटर योर चॉइस, और इसके आगे सबके आगे स्लैश n, ताकि ये हर एक जो स्टेटमेंट सेंटेंस प्रिंट होंगे वो न्यू लाइन पे प्रिंट हो, ठीक है। तो एंटर योर चॉइस होएगा,
और ये किस में सेव होएगा, एन में सेव होएगा, ठीक है, एन में सेव होएगा। तो अभी हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, स्विच। स्विच स्टेटमेंट आपको अभी मैं कोड करते हुए ही बताता हूँ, स्विच एन। तो ये क्या करेगा, स्विच करेगा एन, एन मतलब एन के हिसाब से उसको स्विच करेगा, एन की वैल्यू देख के। तो स्विच एन, इसके बाद इधर केसेस होते हैं, केस। अब वन, इधर मैंने 1 2 3 दिया, अगर इधर ए बी सी होता तो केस ए, ओके। इसके बाद हम लोग सेमीकोलन ये दे देंगे, और फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और केस वन में जो हम लोग को और एग्जीक्यूशन करना, ऑपरेशन करना है, वो इधर हम लोग लिख लेंगे। तो अभी जैसे मैंने बोला प्रिंट करूँगा मैं हेलो, तो इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ HELLO, हेलो, ठीक है। और इधर मैं दे देता हूँ /n ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाए, हाँ। तो उसने प्रिंट कर दिया हेलो, और मैं इधर एक और चीज़ दे दूँगा ब्रेक। तो इससे क्या होगा कि ये जो केस है, मतलब ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, वो सेकंड केस के चेक में नहीं जाएगा। क्या होता है कि ये केस वन एग्जीक्यूट हो जाता है, वो केस टू की चेक में भी चले जाता है, ठीक है, कि वो केस टू तो है नहीं, केस थ्री है नहीं, या फिर केस फोर है तो नहीं, वो सब चेक करने में चले जाता है। तो अगर हम लोग ब्रेक दे देते हैं तो मतलब क्या, वो केस वन एग्जीक्यूट हो गया, तो वो ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है, और ये फाइनल आउटपुट दिखाता है स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं केस टू। तो हम लोगों ने केस टू क्या दिया हुआ है, प्रिंट वर्ल्ड। इसके आगे भी 2 बार /n दे देता हूँ ताकि ये भी नई लाइन पे आ जाए, और इसके आगे भी ब्रेक, ब्रेक। फिर मैं दे देता हूँ केस थ्री, प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। /n हेलो वर्ल्ड और ब्रेक। हम लोग एक एक करके तीनों एग्जीक्यूट करेंगे। और एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट, जो एग्जीक्यूट होती ही है। तो अगर जैसे मेरा तीनों में से कोई भी केस नहीं हुआ, मतलब यूज़र ने मेरे को 4 नंबर या 5 नंबर डाला, तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा ना। तो हमें फिर भी, अगर उसने कुछ रॉन्ग इनपुट दिया है, तो हम लोग उसको अभी डिस्प्ले कर देंगे रॉन्ग चॉइस, ठीक है। और इधर हम लोग दे सकते हैं एक चीज़, पर अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया था इधर, तो ये इधर स्विच एंड भी कर दिया, ठीक है। और गेट ch, अब मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, Alt F9, कंपाइल सक्सेसफुल, रन करूँगा। तीनों में से क्या प्रिंट करना है मुझे, जैसे फर्स्ट वाला प्रिंट करना है, तो हेलो आ गया। सेम वे अगर मैं सेकेंड डालता हूँ तो वर्ल्ड, वर्ल्ड भी आ गया। 3 डालता हूँ, हेलो वर्ल्ड पूरा आ गया। कंट्रोल F9, जैसे मैं अभी 6 डालता हूँ जो है ही नहीं ऑप्शन में, तो रॉन्ग चॉइस आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये ब्रेक तो हो गया, पर ये बाहर आ गया रॉन्ग चॉइस के बाद, मुझे चाहिए कि वो वापस चूज़ करने जाए, ठीक है। तो वापस चूज़ करने जाए, तो उसका मतलब क्या हो गया कि इधर पे हम लोग लिख देंगे गो टू, एक फंक्शन है गो टू। जैसे गो टू के बाद जैसे आप वेरिएबल लिखते हो, वैसे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने जैसे लिख दिया टॉप,
गो टू टॉप, ठीक है। और टॉप मतलब मुझे वापस से ये प्रिंट करना है एंटर योर चॉइस के लिए, तो मैं इधर लिख दूंगा टॉप। ठीक है, और मैं इसको एक बार सेव करके देखता हूँ। ओके, फंक्शन वाई ऑल्ट F9 सक्सेसफुल। तो इधर मैंने ये डाला नहीं था ये दो। तो इसके बाद क्या होगा, अगर ये डिफ़ॉल्ट हम लोग ने 6 7 कुछ भी डाला नंबर, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा ये वापस ऊपर जाएगा, वापस जो इसका एग्जीक्यूशन वाला लाइन है वो वापस ऊपर जाएगा और ये वहाँ से यहाँ से वापस एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। तो अभी मैं बताता हूँ, इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, सक्सेसफुल कंट्रोल F9। अब मैंने जैसे डाला 6, तो ये क्या बोलेगा, रॉन्ग चॉइस, फिर फर्स्ट ऑप्शन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये वो। तो अब मैं जैसे देता हूँ 2 वर्ल्ड और एंटर बाहर। अब क्या हो रहा है, हम लोग का इधर अच्छे से प्रिंट नहीं हो रहा है। मैं इधर देता हूँ /n/n, इसको सेव कर लेता हूँ, वापस कंपाइल, और मैं अच्छे से बताता हूँ इधर। तो अभी मैंने जैसे डाला इधर 7, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, रॉन्ग चॉइस है। और फिर उसके बाद वापस उसने वो दिखा दिया ऑप्शन। मैं इधर वापस अगर गलत डालूंगा तो वापस यही बोलेगा, जब तक मैं सही नहीं डाल देता 1 2 3। तो मैंने जैसे 1 डाल दिया तो हेलो प्रिंट किया उसने और बाहर आ गया, समझी। तो आज हमने सीखा है वेरिएबल के टाइप, डेटा टाइप्स, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट कैसे करना है, स्कैन कैसे करना है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कैसे करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा देखा हमने, फिर फॉर लूप देखा, डू वाइल लूप देखा, वाइल लूप देखा, और फिर हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट्स देखे हैं। अगर कुछ डाउट हो इन सब में तो आप प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। कुछ भी डाउट हो या फिर कोई भी नया टॉपिक आपको कवर करना हो स्पेशली इन कंप्यूटर्स, तो प्लीज़ आप हमें बताएं, तो हम लोग जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना के दे सके। क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का जो डेट आ रहा है तो वो प्रोबेबली जून बोल तो रहे हैं, पर एक्सटेंड भी हो सकता है। पर जैसा कि असाइनमेंट्स दे चुके हैं तो फिर ये आना भी चाहिए, और उन लोग के जो नोटिस के अनुसार है वो बोल रहे हैं कि 15 डेज़ बिफोर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आपको प्रिपेयर करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल पे ध्यान दें ज़रा सा भी, आपको समझ में आए कोड कैसे करना है, कैसे क्या लिखते हैं, स्टाइल क्या है, सिंटेक्स कैसे होते हैं, कोई भी उसके असेंबली के भी, बहुत जल्दी असेंबली का भी वीडियो डालूंगा मैं टैसम यूज़ करके, तो वो भी देखना। तो अगर आपके यही डाउट्स क्लियर हो जाते हैं प्रैक्टिकल के, तो आप पेपर इजीली लिख सकते हो। और हम लोग अभी प्लान भी कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करें, उसको समझाएं एकदम इजी वे में, और कैसे लिखना है पेपर उस पर भी एक वीडियो डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बी सेफ, थैंक यू।